Hello students, welcome back to online classes of IPS school and my name is Ramesh. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। हमने देखी थी सेल की डेफिनेशंस, इसके अलावा सेल बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अपने अलग अलग तर्क दिए। इसके अलावा हमने देखी थी सेल थ्योरी जो कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिस्कस किया था। आगे आज की वीडियो में हम स्टडी करते हैं सेलुलर डाइवर्सिटी। ये दिख रहा है आपको सेलुलर डाइवर्सिटी। इसमें सेलुलर डाइवर्सिटी में हम स्टडी करते हैं सेल के साइज के बारे में, सेल के शेप के बारे में, नंबर ऑफ सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसमें सेल शेप। स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग सेल है वो अरेंज होकर के कुछ टिश्यू बना लेती है और स्पेशल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मेनली सेल शेप का जो बनना होता है वो बनती है फंक्शन के कारण। ऐसा नहीं कि सभी सेल अपना शेप चेंज कर लेती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ सेल होती है वो फिक्स शेप में होती है। जैसे ये दे रखा है स्लीपर शेप एनिमल होता है पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है और इसका फिक्स शेप होता है। इसके अलावा अलग अलग सेल अलग अलग शेप की हो जाती है। कुछ सेल ऐसी भी होती है जो उनका फिक्स शेप भी होता है, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेती है। जैसे अपन डिस्कस करें अमीबा के बारे में, तो अमीबा में शुडोपोडिया बनते हैं जो कि उसको लोकोमोशन में और न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ल्यूकोसाइट्स यानी WBC जर्म्स पार्टिकल्स को एंगल्फ करती है, तो इसमें भी शुडोपोडिया बनते हैं और ये अपना शेप चेंज कर लेती है, इसलिए इनका शेप इरेगुलर शेप होता है। स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ डायग्राम्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये डायग्राम आपको बनाने हैं और इनमें केवल आपको लिखना है। जैसे ये आपके सामने दिख रही है चिक सेल्स, हमारे गाल की सेल्स होती है। कैसी है ये? फ्लैटेड होती है, चपटी सेल्स होती है ये। इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल सेल्स होती है जो कैसी है? कॉलमनर सेल्स होती है। लीवर सेल्स ये पॉलीगोनल होती है, कई एंगल्स बने होते हैं, डिफरेंट एंगल्स की बनती है। फैट सेल्स जनरली राउंड शेप में होती है। हैंस एग कोई सा भी हो वो हमेशा ओवल या स्फीरिकल शेप में होता है। क्रोमेटोफोर ये लोअर कैटेगरी की कुछ एनिमल्स की सेल्स होती हैं जो लाइट रिफ्लेक्टेड का काम करती है, तो हमेशा ये ब्राउन्स्ड होती है। मसल सेल्स ये इलॉन्गेटेड होती है या स्पिंडल शेप में होती है और ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ये सेल है लॉन्गेस्ट सेल में हम स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। ये इलॉन्गेटेड और ब्राउन्स्ड होती है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। ये स्टिमुलस जो भी बाह्य स्टिमुलस होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, या मान लिया आपकी कोई अल्बिंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये उनको कलेक्ट करती है और इनमें इम्पल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और उसके थ्रू ये ब्रेन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। तो इनको आपको केवल ड्रॉ करना है और इनकी शेप लिखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, सेल के साइज के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं डिफरेंट साइज की सेल्स होती है। सबसे पहले आता है स्मॉलेस्ट सेल, इसमें दे रखा है स्मॉलेस्ट सेल प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO। ये माइक्रोप्लाज्मा होता है और स्मॉलेस्ट सेल होता है। इसका अगर अपन डायमीटर की बात करें तो कितनी लंबी होती है, तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। इस साइन को बोलते हैं म्यू एम, माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी बोल सकते हैं। और एक माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। जबकि लार्जेस्ट सेल हम प्लांट में और एनिमल में अलग अलग पढ़ेंगे, तो प्लांट के अंदर लार्जेस्ट सेल होता है एसिटाबुलेरिया, ये प्लांट का नाम होता है। ये एक ग्रीन एल्गी होती है एसिटाबुलेरिया, और एसिटाबुलेरिया सेल का जो डायमीटर होता है वो होता है 10⁶ सेंटीमीटर। और जबकि एनिमल में लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग शतुरमुर्ग का अंडा, जिसका अबाउट 15 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल की अगर अपन बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल एनिमल में होती है नर्व सेल, जिसका हमने अभी भी डिस्कस किया था। नर्व सेल जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, इंपल्स जनरेट करने में हेल्प करती है।
और इस नर्व सेल की जो लेंथ होती है वो होती है 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। और प्लांट में अगर लॉन्गेस्ट सेल के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट में लॉन्गेस्ट सेल होती है हेम्प फाइबर, जूट का रेशा, जो अलग अलग वेराइटीज में अलग अलग होता है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है जिनका अलग अलग डायमीटर होता है, अलग अलग उनकी साइज होती है। जैसे हम डिस्कस करें यहाँ पर 7.5 पे म्यू एम यानी कि माइक्रोमीटर किसका है, आरबीसी का है। इसके अलावा 3 फीट तक नर्व सेल का है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसमें कुछ यूनिट्स दे रखी है स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहला आ रहा है, हम रिलेशन बना सकते हैं मीटर के बारे में। ये रिलेशन आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों में यूज होती है। पहला आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर को एनएम से लिखते हैं हम, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, या आप लिख सकते हैं 10⁻⁶ मिलीमीटर, या हम इसको देख सकते हैं 10⁻³ माइक्रोमीटर। यह है एम म्यू, ये म्यू एम होता है स्टूडेंट्स, इसको अभी छोड़ देना, इसमें डाउट है, ये आई थिंक रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है 1 माइक्रोमीटर म्यू एम, ये 10⁻⁶ मीटर। 1 म्यू एम यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर या 10⁻³ मिलीमीटर। और इसको देख सकते हैं 1000 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इसको ज़्यादातर इसी ऐसे ही जो है वो हम राइट करते हैं, या हम और भी इसमें रिलेशन बना सकते हैं। 0.1 नैनोमीटर और 10⁻⁴ माइक्रोमीटर और 10⁻⁷ मिलीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल के बारे में डिस्कस किया। ये सेल का डायग्राम में दे रखा है। यह है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक माइक्रोप्लाज्मा होता है। 0.1 to 0.5 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। यह एसिटाबुलेरिया, जो कि लार्जेस्ट सेल होती है। ये ग्रीन एल्गी होती है, जिसमें इसका कैप होता है। कैप का डायमीटर होता है वो होता है 6 to 10 सेंटीमीटर का। ये हैंड्स एग है स्फीरिकल शेप में, ये इसका शेप दे रखा है यहाँ पर। जबकि लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट से सेल नंबर, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल होती है, वो किस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है, टिश्यू फॉर्म करती है, ऑर्गन फॉर्म करती है। तो उनमें जो सेल्स होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू इंक्रीज होती जाती है और उसी के कारण उसकी ग्रोथ होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स एज टिल मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योर होने तक वो इंक्रीज करता रहता है। न्यू बॉर्न वुमन बॉय हैज 2 into 10⁻14 द निमेटोड्स, यानी कि ये इतनी सेल्स होती है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। इसके अलावा वाइल एन एडल्ट पर्सन एवरेज हैज अबाउट 100 ट्रिलियन, यानी कि 10⁻14 सेल्स, बट ए निमेटोड्स एस्केरिस और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स थ्रू देयर लाइफ, यानी कि इनका लाइफ में जो सेल्स का नंबर होता है वो फिक्स होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक, देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, यानी कि पुराने टाइप का, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म है, 2 टाइप की ऑर्गेनिज्म है। वो किसके बेसिस पर है, वो बेसिस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स अगर हम एक डायग्राम देख रहे हैं, पहले देखिए ये आपके सामने 3 सेल है। ये प्लांट सेल है, इसके अलावा ये एनिमल सेल है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल को अगर हम देखें तो ये इसकी आउटर कवरिंग है। ये एक एनिमल सेल है, आउटर कवरिंग है। इस आउटर कवरिंग में इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके नीचे यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के नीचे एक
और स्फेरिकल या एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ होता है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क बना होता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, जो कि आगे चल करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक। आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है जो कि एक ब्लैक लाइन द्वारा जो है कवर्ड किया हुआ है। जबकि यहाँ पर हम इसमें देखें तो इसमें कोई जो है कवरिंग पार्ट नहीं है, बस यही इसका बेसिस है। जो न्यूक्लियस का कवरिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कि हम न्यूक्लियस में आगे ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूकैरियोट्स। और अगर मान लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और भी अपन इसको समझ सकते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं अपन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सभी सेल ऑर्गेनेल लिविंग स्ट्रक्चर होती है और पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सेल में। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है तो ऑर्गेनिज्म कैसी होगी, यूकैरियोट्स। और अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है तो उसको कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक। तो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है तो कैसी होगी, यूकैरियोटिक सेल। और अगर किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टूडेंट बेस जो लिया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वो यही है। इसके अलावा हम इसमें डिफरेंस अगर देखें, डिफरेंस पूछा जाता है, आपको हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला है अक्यूरेंस, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, तो फाउंड इन किंगडम मोनेरा। मोनेरा सबसे लोअर कैटेगरी का एक किंगडम होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा की स्टडी की जाती है। तो ये सभी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। जबकि इनसे डेवलप्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म होती है वो सभी यूकैरियोटिक होती है। न्यूक्लियस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। प्रेजेंट क्रोमोसोम 6, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, एक द्विसूत्री डीएनए होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही इसका मेन बेस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है जबकि इसमें प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में मिलने वाली लिविंग स्ट्रक्चर होती है जो इसमें एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से करने वाला एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि इसमें 70S है, इसमें 80S है। यहाँ पर S स्वेडबर्ग कांस्टेंट है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर पेन से लिखा है 70S एंड 80S। S क्या है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, और स्वेडबर्ग कांस्टेंट क्या है, एक यूनिट होती है ऑफ मेजर ए पार्टिकल्स साइज बेस्ड इट्स सेडिमेंशन रेट अंडर एक्सेलरेशन, यानी कि किसी की गति को बढ़ाने के लिए एक अवसादन गुणांक होता है। और इनकी भी सब यूनिट्स बनती हैं जिनको आप आगे क्लासों में डिस्कस करेंगे। ये सेंट्रियोल, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। इन सभी सेल ऑर्गेनेल की हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जो कि इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एवरेज साइज, ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है। साइक्लोसिस, ये स्टूडेंट साइटोप्लाज्म का एक मूवमेंट होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म मूव करता है, बहता है, इसको हम समझ सकते हैं बहना। तो इससे क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, तो इसके अंदर नहीं होता है और इसमें होता है। सेल वॉल नेचर, सेल वॉल स्टूडेंट्स से हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा था सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन कवरिंग एरिया होता है, किसी भी सेल का प्रोटेक्टिव लेयर होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्लांट सेल में देखें तो यहाँ पर मैंने नीचे रेड पेन से बना रखा है और इधर ब्लैक पेन से है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल हमें केवल 3 चीज़ों में मिलती है, जिसमें पहला होता है प्लांट की सेलुलोज की बनती है। दूसरा होता है फंजाई, जिनमें काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। और तीसरा होता है कुछ बैक्टीरिया
जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है। लगभग सभी बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जनरली फॉर्म बाय पेप्टाइडोग्लाइकन और वेरिएबल का मतलब यही हो गया कि अगर फंगल है, फंजाई है, तो उसमें काइटिन प्योर प्लांट है तो सेलुलोज हेमिसेलुलोज की बनती है। फ्लैजिला, यहाँ पर एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जो हम आपको डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। इसमें ये फ्लैजिला है तो इसमें सिंगल होता है, जबकि जो यूकेरियोट्स होते हैं इसके अंदर वेरिएबल होते हैं, अलग अलग फ्लैजिला बनते हैं। क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये प्लांट्स में मिलता है, एनिमल में ये एब्सेंट होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होती है इनके अंदर एक वेसिकल के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। स्टूडेंट्स, डायग्राम में हम यहाँ पर आपको केवल इतना बताते हैं कि किसी भी सेल के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। अब इन सबकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल ये केवल प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में मिलने वाली एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। तो सभी सेल में ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये प्रेजेंट होता है। तो हम इनकी 1 बाय 1, ये बुक के डायग्राम है आपके के, एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दे रखा है। एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कवरिंग नहीं है, तो जहाँ कवरिंग नहीं है तो हम इसको न्यूक्लियस बोलते ही नहीं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। एक प्लांट सेल का डायग्राम है जिसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। आप इसमें हाथ से बनाए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और इसी की वजह से इसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में अरेंज होता है। जबकि एनिमल सेल में हम देखें तो न्यूक्लियस लगभग बीच में होता है और इससे जुड़ी हुई रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इसका एंडोस्केलेटन बनाती है। आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। और तीसरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसका स्ट्रक्चर है हम देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन। तो पोजीशन स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑल सेल। सभी सेल में ये प्रेजेंट होती है, कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करती है। ये कैसी होती है, लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। इलास्टिक, रीजनरेटिव एंड सेमी परमिएबल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सभी में ये प्रेजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो स्टूडेंट्स अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग मॉडल दिए थे इसको समझाने के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखें कि बनती किसकी है। ये बनती है लिपोप्रोटीनस, यहाँ पर लिखा हुआ लिपोप्रोटीनस। ये लिपोप्रोटीन 2 वर्ड से मिल करके बनता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं पेन से लिखा हुआ है। लिपिड एक फैट होता है और ये फैट होता है इसके अंदर 60%, और प्रोटीन होता है 40%। तो दोनों को मिलाकर के वर्ड बोल दिया लिपिड प्लस प्रोटीन या लिपोप्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन की बनती है, तो बनी कैसे होती है, तो इसमें 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, और उन्होंने 1972 में मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही है। यह है लिपिड, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर लिपिड 60% है। तो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, एक लेयर ये दिख रही है और एक लेयर ये अलग से दिख रही है। तो 2 लेयर तो किसकी है, लिपिड की। और 2 टाइप का इसमें होता है प्रोटीन 40% है। एक ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल दिख रहा है स्टूडेंट, आपको बड़ा सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या आप बोल सकते हैं इसको इंटरनल प्रोटीन। और ये यहाँ पर ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है आउटर प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं इसको हम
एक आइस फ्लोटिंग मॉडल के तौर पर भी देख सकते हैं कि पानी के अंदर जिस प्रकार हम बर्फ के किसी टुकड़े को डालेंगे तो मोस्टली पार्ट बर्फ का उस पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, केवल कुछ पार्ट उसमें तैरता हुआ रहता है। तो ऐसे ही प्रोटीन मॉलिक्यूल इन लिपिड की दो लेयर्स के बीच के अंदर तैरते हुए रहते हैं और इसलिए इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसका फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट इसका मेन फंक्शन होता है ये एक तो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सेल का एक डेफिनेशन से प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अपने सराउंडिंग एरिया में से एलिमेंट्स को या सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है और सेल के अंदर एंटर होने देती है और सेल के अंदर यदि कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको सिलेक्ट करती है और सेल से रिमूव करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं फंक्शन परमेबल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसका बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है आउटसाइड फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है तो उसको बैलेंस में रखती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट है हम आगे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन और आउट सेल, यानी कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस है वो कैसे ट्रांसफर होता है, किस तरह से जो है वो बाहर आते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।